हेलो बच्चों एंड पेरेंट्स, सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासकर बच्चों के लिए। और पेरेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है और हमें मालूम है कि पेरेंट्स पूरा अपने बच्चे के साथ देना चाहते हैं और साथ देते भी हैं। तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है, ये हम आज जानेंगे। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर करूँगा जो इतने सालों में हमने सीखा है, देखा है और इम्प्लीमेंट भी किया है कि अगर कोई एवरेज बच्चा है या बिलो एवरेज बच्चा है तो उसे क्या करनी चाहिए ताकि उसके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए, और जो एबव एवरेज बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं ताकि 100 आउट ऑफ 100 आए। मैं ये नहीं कहता कि जो बिलो एवरेज बच्चे हैं वो 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनको कुछ बातों का ध्यान तो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग सेल्फ स्टडी करें तो हमेशा हमारे को फुल मार्क्स आए। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे बच्चों को डिस्ट्रैक्शन भी होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने घर को छोड़ करके कहीं हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे होते हैं 11th-12th में। कुछ बच्चे कोटा में होंगे, कुछ बच्चे अपने अपने स्टेट को छोड़ के किसी अदर स्टेट में होंगे अपनी स्टडीज़ को लेकर के। तो डिस्ट्रैक्शन को सबके पास होता है, अपने अपने लेवल में होता है, हर एक के पास होता है, अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, अपने अपने इश्यूज होते हैं, लेकिन इन सबों को हावी नहीं होने देना है। आपको स्कोर तो करना है एनी हाउ एनी कॉस्ट। तो बच्चों, पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको डिस्ट्रैक्शन है कि यार घर में लोग कैसे होंगे, या मेरा वो फ्रेंड कैसा होगा, मेरे माता पिता कैसे होंगे, मेरे कोई भी रिलेटिव है या फ्रेंड है कैसे होंगे, तो सबसे पहली बात तो उनको आप फ़ोन कर लिया करो, बात कर लिया करो, डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कर लिया करो। दूसरी बात है कि यह डिस्ट्रैक्शन होता क्यों। डिस्ट्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है उसका आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो, आपको इंटरेस्ट किसी और चीज़ में हो। तो मैं बच्चों से जनरली पूछता हूँ, बच्चों आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है? कुछ खेलते हो, कुछ लोग बोलते हैं मैं वीडियो गेम बहुत अच्छा खेलता हूँ। तो उसमें कैसा आपका होता है डिस्ट्रैक्शन लेवल? सब बिल्कुल नहीं होता। हम तो बड़ा अच्छे से खेलते हैं वीडियो गेम। तो पहले वीडियो गेम ही खेल लो 15-20 मिनट, उसके बाद पढ़ाई कर लो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन को हटाना ज़रूरी होता है। कोई बच्चा कहता है मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो पूरा फोकस होकर खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, बैटिंग करता हूँ तो पूरे बॉल पे फोकस करता हूँ, बॉलिंग करता हूँ तो पूरे बैट्समैन पे फोकस करता हूँ, अपने टारगेट पे फोकस करता हूँ। सिमिलरली यहाँ भी यही काम आपको करना है, बस अपने डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा दूर कर लो और फोकस को मेंटेन करो। सबसे पहली बात, देखो कोई भी इंसान हो, स्टूडेंट हो या कोई एडल्ट स्टूडेंट हो, कोई बच्चा स्टूडेंट हो, कोई भी हो, 1 या 1.5 घंटे से ज़्यादा वो लगातार फोकस में पढ़ाई नहीं कर सकता। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मैं तो लगातार 10 घंटे पढ़ सकता हूँ बिना फोकस के, सब बेकार की बातें हैं, इस पर ध्यान ना दिया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 घंटा पढ़ते हो एक बार में तो 1 घंटा ही पढ़ो और फिर ब्रेक ले लो आप कुछ मिनटों का, 2-4-5 मिनट का ब्रेक ले लो। मैं आज भी पढ़ाई करता हूँ और अपने आप को अपडेट रखता हूँ। मेरे को भी पढ़ने का बड़ा शौक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ खासकर, तो मैं पढ़ता रहता हूँ। हाँ, ये है कि मैं आपसे ज़्यादा पढ़ सकता हूँ, आज की डेट में भी बैठ सकता हूँ और आपसे ज़्यादा स्टेमिना दिखा सकता हूँ। और जहाँ तक फोकस की बात है, मैं 1 घंटे से ज़्यादा शायद बैठ नहीं पाता हूँ, ये मैंने अपने आप को देखा है। तो मैं 2-4-5 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, कोई न्यूज़ चैनल देख लिया, थोड़ा सा कोई छोटा मोटा वीडियो गेम खेल लिया या किसी दोस्त से बात कर ली, तो 5-7 मिनट के बाद फिर से वापस मैं स्टडी करने लग जाता हूँ। तो इस पैटर्न को आप लोग समझो, जो मैंने सीखा है और जो मैंने इम्प्लीमेंट भी किया है और बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा भी है, तो वो इस चीज़ को फॉलो करके काफ़ी आगे तक जा भी चुके हैं। बहुत सारे बच्चों ने नीट क्रैक किया है, बहुत सारे बच्चों ने जेईई क्रैक किया है, बहुत सारे बच्चों ने अच्छे मार्क्स ला के ड्यू में एडमिशन भी लिया है। तो सबका अपना अपना टारगेट होता है, लेकिन मार्क्स तो बच्चों 12th में सबको चाहिए, 11th में सबको चाहिए। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आते हैं जहाँ तक मार्क्स की बात है, कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई करता है, देखो 10th तक इज ऑल टुगेदर इज अ डिफरेंट बॉल गेम। 10th तक तो हर एक कोई बच्चा हीरो होता है, हर एक कोई 90%, 95%, 98% तक ला चुका होता है, लेकिन 11th में ये परसेंटेज ड्रॉप डाउन होता है, 60%, 70%। ये काफ़ी आम बातें हो जाती हैं अगर आप 11th क्लास में जाते हो। तो जो बच्चा 10th को बिल्कुल पास करते, बिल्कुल एग्जाम देते हैं, दूसरे तीसरे दिन से ही शुरू हो जाता है 11th के लिए, वो भी बहुत ही अच्छा करता है। लेकिन जो सोचता है अगर यार 10th में तो हम लोग बिना पढ़े ही 90% ले आए थे, 11th को फोड़ के रख देंगे, वो फिर गया काम से। या किसी को लगता होगा
कि यार फर्स्ट टर्म आ रहा है, एक फर्स्ट टर्म अभी आने में 1 महीना है, 1 महीना में पढ़ के तो बहुत ही उड़ा देंगे, 10 में तो ऐसे ही किया था हम लोगों ने। तो वो सब बातें 11th में लागू नहीं होती है। 11th में आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट की वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, कॉन्सेप्ट की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर आप लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करते हो तो 9th में इतना सा था और 11th में इतना कुछ है, बहुत कुछ है करने को। इसमें कोई फिक्स फार्मूला भी आपको नहीं मिलेगा कि हाँ 1 फार्मूला 2 फार्मूला 4 फार्मूला याद कर लो काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक केसेस में चीज़ें बदल जाती हैं। अगर आप मैथ में स्ट्रेट लाइन पढ़ते हो तो स्ट्रेट लाइन काफ़ी बड़ा चैप्टर है एनसीईआरटी में, इसको एक ख़त्म करने में 1 वीक लग जाता है। तो ऐसे ऐसे केमिस्ट्री में भी है, हाइड्रोकार्बन ये ह्यूज चैप्टर, उसमें आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा, एनसीईआरटी करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी ह्यूज है क्लास 11 में, इसीलिए क्लास 11th को 10th के मार्क्स से कंपेयर ना किया जाए। आगे जब आप जेई का एग्ज़ाम दोगे तो अगर आपको 10% आपने सॉल्व कर लिया है मैथ जेई एडवांस में तो आपको सिलेक्शन हो जाता है, आपको इंटरव्यू कॉल आ जाते हैं। आईएसआई का एग्ज़ाम आप दोगे, वहाँ 1-2 क्वेश्चन कर लोगे तो इंटरव्यू के कॉल आ जाएंगे आपके पास। तो ये ट्रेंड है, इस ट्रेंड को ना आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। इसलिए मैं ये कहता हूँ बच्चों कि मार्क्स से ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, प्रैक्टिस पे ध्यान दो, डीप नॉलेज पे ध्यान दो। जब आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे, प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे और डीप नॉलेज की ओर जाओगे ना, तो आपका किसी भी एग्जाम में बहुत ही अच्छे ही मार्क्स आएंगे। क्लास 11 में ये नहीं कहता कि 90% या 95% लोग नहीं लाते हैं, बहुत सारे बच्चे लाते हैं। तो उनका प्रैक्टिस पैटर्न को हम लोगों ने देखा है कि प्रैक्टिस पैटर्न काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है, और वो ज़्यादा डिपेंड नहीं होते किसी कोचिंग पे या किसी टीचर पे, उतना ही डिपेंड होते हैं जितना कि उनका काम चल जाए, जितना उनको डाउट है वो क्लियर हो जाए, उतना डिपेंडेंट होते हैं। पूरा डिपेंड नहीं होते कि यार कोर्स भी खत्म करवा लो टीचर से, सब कुछ उन्हीं के ऊपर डिपेंड, सारे क्वेश्चन उन्हीं से सॉल्व करवा लो, तो वहाँ पे फिर स्कोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट मेंटल एक्सरसाइज। जितना ज़्यादा मेंटल एक्सरसाइज आप करोगे उतना ज़्यादा फायदा आपको होगा। आपके साथ वाला टीचर अगर आपके बदले मेहनत कर रहा है तो आपको फायदा नहीं होने वाला। आपको पेन पेपर लेके पहले आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा और बार बार इसको डीप कॉन्सेप्ट की ओर जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहला चीज़ जो आपको करना है वो ये है नोट्स। जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते हो या किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो या कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो तो नोट्स आप अपने हिसाब से बनाओ, अपने सिस्टमेटिक नोट्स बनाओ, चैप्टर 1 चैप्टर 2 अपने हिसाब से बनाओ। ऐसा नहीं कि जो किसी का और का देख लिया उसका हमने नोट्स फोटोकॉपी ले लिया, उसका नोट्स मांग लिया, ऐसी ये सबसे बड़ी गलती है, द बिगेस्ट मिस्टेक। नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने से फ़ायदे बहुत होते हैं। एक तो आपका ये पूरी जो चैप्टर है वो आपके समरी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने लिख लिया है, अपनी भाषा में लिखा है, अपने समझ के लिखा है, तो एग्ज़ाम के टाइम कोई टीचर या कोई बुक आपके काम नहीं आने वाला। ये नोट्स ही है जो आपको हेल्प करेगा कम टाइम में रिवाइज करने में। ठीक है ना, एग्जाम में कितने दिन गैप होते हैं, 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन, उसमें पूरी की पूरी बुक लर्न नहीं की जा सकती। ये नोट्स ही है जो आपको फ़ायदा देगा, आपकी हेल्प करेगा। बहुत सारे बच्चों को देखा है वो नोट्स ही नहीं बनाते, या बनाते भी हैं तो फाड़ के फेंक दिया, कुछ इतना काटा पीटी कर दिया कि उसको खुद नहीं समझ में आ रही है क्या लिखा है। तो नोट्स शुड बी अ मेन पॉइंट, इसको आप फोकस में रखो। ये जितना अच्छा होगा आपके मार्क्स उतने अच्छे ही आएंगे, डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है। दूसरी बात है आपको स्टडी आवर्स, आपको अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि कितना स्टडी आवर्स आपके लिए बचता है स्कूल और कोचिंग के बाद। स्कूल में तो आप चले गए 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे लग जाते हैं स्कूल में, क्योंकि स्कूल से 1 घंटा पहले और स्कूल से आने के 1 घंटे के बाद आप किसी काम के नहीं होते, आप थके हुए होते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा उसके बाद आप कोचिंग जाते हो, कोचिंग में फिर कितना टाइम लगता है, तो क्या स्कूल और कोचिंग का जो बैलेंस है आप कर पा रहे हो। स्कूल का भी होमवर्क, कोचिंग वाले अपना भी होमवर्क आपको देने लग जाएं तो ये डबल बर्डन होता है आपके ऊपर। फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हो मेंटली, अरे यार इतना कैसे होगा, ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया। फ्रस्ट्रेट होकर दुखी होकर आप छोड़ देते हो। आप स्कूल के होमवर्क पे भी फोकस करो। फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा होमवर्क है तो आप टीचर जो कोचिंग में जाते हो वहाँ के टीचर से आप हेल्प लो स्कूल की चीज़ों को फिनिश करने में। अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्कूल का प्रेशर आप कम ले लो, वीक में 1 या 2 दिन आप स्कूल छोड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, प्रिपरेशन में बूस्टअप मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी लेवल में पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी आवर्स को चेक करो, डिफाइन करो कि हाँ मेरे को इतना पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को स्टडी आवर्स में नहीं बैठने को दोगे, अपने आप को टाइम नहीं दोगे, आपकी प्रैक्टिस अधूरी रहेगी, फिर वही बात होगी, मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है ना।
तो अपना स्टडी आवर्स चेक करो, 1 घंटा पढ़ो वन गो में, ब्रेक ले लो, फिर दूसरा घंटा पढ़ो। तो कम से कम स्टडी आवर्स अपने के लिए आप 3 से 4 घंटा आपको डेली रखना पड़ेगा। 3 to 4 आवर्स डेली आप रखो, और वीकेंड में ज़्यादा रख लो, क्योंकि अब तो देखो एग्ज़ाम टाइम ही आ रहे हैं। आपको अपने स्ट्रैटेजी को, अपने टाइम मैनेजमेंट को ठीक करना ही पड़ेगा बच्चों, और कोई चारा नहीं है। दिस इज़ हाई टाइम, एग्ज़ाम टाइम। तो 3-4 आवर्स की स्टडी तो आपको डेली चाहिए अपने लिए, वही पूरा फोकस वाली। 3-4 कहने का मतलब है 1 घंटा पढ़ो, फिर थोड़ा ब्रेक ले लो 5 मिनट, फिर 1 घंटा पढ़ो, और सब्जेक्ट को चेंज करके पढ़ो ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। अगर आपका इंटरेस्ट एक टॉपिक में बन चुका है तो उसको डिस्टर्ब मत होने दो, उसी एक टॉपिक को 3-4 घंटे तक आप करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके नोट्स पढ़ लो, सॉल्व एग्जाम्पल्स पढ़ लो, राइट। ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा, और काफ़ी डीप डाइव नॉलेज में आपको जाना पड़ेगा। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के तरीके बहुत सारे बच्चों के अलग अलग होते हैं। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे 3-4 घंटा नोट्स को ही पढ़ने में टाइम स्पेंड कर देते हैं। पूरा का पूरा नोट्स पढ़ने में ही आप 3 घंटा लगा देते हो, लेकिन जब आप 3 घंटे के बाद लगता है यार तो सोने का टाइम हो गया है, तो आप फिर क्वेश्चंस नहीं कर पाते हो। प्रैक्टिस का मतलब है कि अगर आप साइंस के बच्चे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो थ्योरी वाले पोर्शन में 1 आवर से ज़्यादा मत देना। 1 आवर में जितना होता है उतना ही करो, और 1 आवर में मोस्टली हो भी जाते हैं, क्योंकि आपने नोट्स तो बनाया हुआ है, आपने पहले से ही समझा हुआ है। 1 आवर में आप फिनिश कर सकते हो। बाकी के आप जो प्रैक्टिस करोगे, पैटर्न ये होना चाहिए कि क्वेश्चन आंसर जो आप लिखो, क्वेश्चन आंसर की जो प्रैक्टिस करोगे वो 3 से 5 घंटे करो, बहुत अच्छी बात है ये। अब ब्रेक लेना आपके ऊपर है, आप ब्रेक ले सकते हो, लेकिन आपको क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। फिर आपको दिक्कत होती है तो वापस नोट्स में जाओ या सॉल्व एग्जाम्पल्स में जाओ। एनसीईआरटी के बुक के सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं, या जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है। अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो सॉल्व एग्जाम्पल में जाओ, नोट्स में जाओ, या सर ने कुछ और आपको दे रखा हो मटेरियल, उसमें जाओ और वहाँ से सीखने की कोशिश करो। ये सेल्फ प्रैक्टिस आपको करनी है, ये सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर भी बहुत सारे डाउट रह गए हों तो अपने कोचिंग से, सर से ज़रूर डिस्कस करो कि सर मैंने प्रैक्टिस किया है, ये डाउट्स रह गए हैं, तो ये आपको सर फिर बताएंगे फर्दर कि आगे कैसे करना है और क्या करना है, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस की बातें हैं कि प्रैक्टिस आपका प्रैक्टिस का रेशियो आपका होना चाहिए ठीक ठाक। थ्योरी में कम टाइम दो और क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दो। क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ गई तो फिर यहीं जाओ, फिर थ्योरी में जाओ या सॉल्व एग्जाम्पल में जाओ, आप वहाँ चेक करो, ठीक है। दिस इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ है डाउट्स डिस्कशन। डाउट देखो, जो भी आप पढ़ाई करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो ऑब्वियसली डाउट तो होंगे, और डाउट को लेके आप कहाँ जाओगे? या तो आप स्कूल में अपने टीचर के पास जाओगे, या नहीं तो आप जहाँ पढ़ते हो कोचिंग में वहाँ जाओगे। लेकिन सोर्स ऑफ डाउट आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, अगर वो स्टूडियस हैं, दे आर डूइंग रियली वेल इन देयर एकेडमिक्स, तो वहाँ से भी आप डिस्कस कर सकते हो। तो करना आपको है बच्चों। कुल मिला के बात ये है कि आपको आगे एक्सेल करना है, उस किसी भी नंबर को आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल हो। आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या हो गए? स्कूल तो रिसोर्स है ही, कोचिंग क्लास भी आपके रिसोर्स है, आपके फ्रेंड्स भी आपके रिसोर्स हैं, आपके माता पिता भी आपके रिसोर्स हैं। हो सकता है आपके माता पिता, आपके जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल के स्टडीज में हेल्प ना कर रहे हो, लेकिन आपको माहौल तो देते हैं ना कि आपको जिससे पढ़ाई हो जाए। बहुत सारे लक्की बच्चे हैं इंडिया में जिनको ये माहौल मिलता है कि चलो भाई तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, कोचिंग की फीस हम दे देंगे, स्कूल की फीस हम दे देंगे, फैसिलिटीज़ दे देंगे आने जाने का, लेकिन पढ़ना तो बच्चों को ही है। चाहे आप प्रिविलेज बच्चे हो या फिर आप स्पेशल बच्चे हो या फिर आप कोई भी बच्चे हो, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। टीचर जो है वो आपके डाउट के लिए ज़रूर है। टीचर एक टूल है जिनका आप इस्तेमाल आपको करनी चाहिए, लेकिन डिपेंड नहीं होनी चाहिए पूरे तरीके से, क्योंकि मार्क्स आपको लाने हैं, कैरियर आपको बनाना है, तो स्टेप्स भी आपको ही उठाने पड़ेंगे। वो स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये स्टेप्स अगर आप उठाते हो तो 100 में 100 तो बच्चों कहीं नहीं गए। इसीलिए अपने आप को चेक करो कि कौन से पॉइंट में आप वीक हो रहे हो। अपने टीचर से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो और उस चीज़ को इम्प्रूव करो, क्योंकि यहाँ पूरा सिस्टम आपके पास है, पूरा सिस्टम आपके सपोर्ट में है। इसीलिए हर एक पॉइंट को चेक करना पड़ेगा कि आप सेल्फ स्टडी हो रही है तो कैसे हो रही है, टेस्ट वगैरह आप कैसे देते हो। जब भी कोई टेस्ट अनाउंस होता है स्कूल की ओर से या किसी कोचिंग क्लास में, उस टेस्ट को आप सीरियसली लो, उस टेस्ट की तैयारी अच्छे से करो
और अगर आप टेस्ट भी खत्म हो गया है फिर भी आपके डाउट खत्म नहीं हुए हैं तो गलत बात है। आप पहले ही पूरा उस टेस्ट के जो भी डाउट बनते हैं वो पूरे अपने टीचर से डिस्कस किया करो। और जब आप जैसे अभी अक्टूबर का मंथ है, आगे आपके सिर्फ इंटेंस तरीके से पढ़ाई होगी स्कूल में भी और एग्ज़ाम भी लगातार होते रहेंगे, तो हर एक टॉपिक को आपको स्ट्रांगली पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रांगली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसमें बहुत एक्सटेंसिव तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आपको पहला काम है कि एनसीईआरटी सॉल्व करना नोट्स पढ़ने के बाद। फिर दूसरा काम आपको ये होता है कोई रेफरेंस बुक अगर आपके पास है तो उससे भी आप कीजिए, कोई और क्वेश्चन बैंक है तो उससे भी कीजिए। ओनली एनसीईआरटी इज नॉट गोइंग टू अचीव इन योर मार्क्स। अगर आपके पास हाई टारगेट है 90, 95, 98, 100 तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंड नहीं होकर के अदर सोर्सेज भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो आप सर से बात करो या खुद भी आप बहुत सारे क्वेश्चन बैंक मिलते हैं उसको खरीदो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करो। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास कोई डाउट है, क्वेरी है अपने बारे में कैसे पढ़ाई करनी है और तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। तो इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं बच्चों, बाय एंड टेक केयर।